Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Indo-Pacific Trilateral Development Cooperation Fund. तो हम जानेंगे इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के बारे में. India and France have agreed to work on the establishment of this fund to support India-based innovator and startup in taking their innovation to third country, especially in the Indo-Pacific region, and cooperate on other programs such as Interstellar Solar Alliance and STAR-C project, Solar Technology Application Resource Center. इंडिया और कौन सा कंट्री तैयार हुआ ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया और फ्रांस ने एग्री किया है कि वो वर्क करेंगे स्टैब्लिश करने के लिए इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड को, ताकि सपोर्ट किया जा सके इंडिया बेस्ड इनोवेटर को, स्टार्टअप को, ताकि वो अपने इनोवेशन को तीसरे कंट्री पर ले जा सके, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन पे. और वो कॉपरेट करेंगे अदर प्रोग्राम में भी, जैसे कि आपका इंटरस्टेलर सोलर अलायंस प्रोग्राम हो गया, इसका STAR-C प्रोजेक्ट हो गया, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर प्रोजेक्ट हो गया. Also, India and France have decided to resume cooperation under the India-France-Australia trilateral mechanism and India-France-UAE trilateral framework. और इंडिया और फ्रांस ने डिसाइड किया है कि वो रिज्यूम करेंगे कॉपरेशन इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल मैकेनिज्म और इंडिया फ्रांस यूएई ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के अंतर्गत. जो अदर एरिया है कॉपरेशन का, तो डिफेंस की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज शक्ति है आर्मी के लिए, एक्सरसाइज वरुणा है नेवी के लिए और एक्सरसाइज गरुड़ा है एयरफोर्स के लिए. फ्रेंच राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, स्कॉर्पियन सबमरीन इंडिया, ये सारा अदर एरिया जिसमें फ्रांस भारत के साथ कॉपरेट कर रहा है. इकोनॉमिक रिलेशन की अगर हम बात करें, इंडिया फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी AETC जो है, स्पेस का अगर हम देखें तो जॉइंट विजन फॉर स्पेस कॉपरेशन, इंडिया एंड फ्रांस हैव साइन एन एग्रीमेंट फॉर द कॉपरेशन ऑन गगनयान मिशन. जो जॉइंट विजन है उनका स्पेस कॉपरेशन को लेके, इसके लिए इंडिया और फ्रांस ने साइन किया एक एग्रीमेंट को कि वो कॉपरेट करेंगे जो भारत का गगनयान मिशन है इसके लिए. Civil nuclear cooperation was signed between India and France in 2008. The 9,900 megawatt Jaipur nuclear power project, जो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है, इसको साइन किया गया था इंडिया और किस कंट्री के बीच में, फ्रांस के बीच में. कब? 2008 में. ये आपका 9,900 मेगावाट का जैतपुरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज. तो हम जानेंगे जो नेशनल प्रोग्राम है एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC एनर्जी स्टोरेज को लेके. नीति आयोग हैज रिलीज अ रिपोर्ट ऑन द नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज. तो किसने रिलीज किया है? नीति आयोग ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट को नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज के लिए. की हाईलाइट इस रिपोर्ट का क्या है? द रिपोर्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इन दिस प्रोग्राम टू मीट इंडियाज बैटरी डिमांड बाय 2030. ये जो रिपोर्ट है ये फोकस कर रहा है जो रोल है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम का इस प्रोग्राम के लिए, ताकि पूरा किया जा सके इंडिया के बैटरी डिमांड को 2030 तक. इस स्कीम के बारे में हम जान लें. Under the PLI scheme, the manufacturer will source at least 25% of value addition from domestic sources within 2 years and at least 60% within 5 years. PLI स्कीम के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चर होंगे वो सोर्स करेंगे कम से कम 25% वैल्यू एडिशन का डोमेस्टिक सोर्स से विदिन 2 इयर्स के अंदर और कम से कम 60% विदिन 5 इयर्स पे. इसके बैकग्राउंड को हम देखते हैं. गवर्नमेंट हैड अप्रूव PLI स्कीम फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन ACC एनर्जी स्टोरेज with the aim to achieve manufacturing target of 50 gigawatt hour of ACC. गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है PLI स्कीम को, जो आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज है. इसके लिए इसका एम है कि अचीव किया जाए मैन्युफैक्चरिंग टारगेट को 50 गीगावाट आवर का एडवांस केमिस्ट्री सेल स्टोरेज का. बेसिक टर्म जो उसको हम समझते हैं, तो एडवांस केमिस्ट्री सेल है क्या? Advanced chemistry cell are the new generation technology that can store electric energy either as electrochemical or as chemical energy and convert it back to electric energy as and when required. जो एडवांस केमिस्ट्री सेल है ये न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी है जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को आइडर इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल एनर्जी के फॉर्म पे और कन्वर्ट करता है इसको वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी या के तौर पे जब भी आवश्यकता पड़ती है. शून्य कैंपेन क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. जो शून्य कैंपेन है इसके अंतर्गत कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है ताकि रिड्यूस किया जाए एयर पॉल्यूशन को और उपयोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसको बढ़ाया जा सके. इलेक्ट्रिक व्हीकल 30 गोल एम टू रीच 30% सेल शेयर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई 2030. इलेक्ट्रिक व्हीकल 30 गोल का मकसद है कि अचीव किया जाए 30% सेल का शेयर को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 2030 तक. ये आप देख सकते हैं जो कैबिनेट का डिसीजन था 12 मई 2021 का. इनहेंसिंग इंडिया सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, जो PLI स्कीम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज का, इसको अप्रूव किया गया था
ताकि अचीव किया जाए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 50 गीगावाट आवर का एसीसी का और 5 गीगावाट आवर नीच एसीसी के लिए, जिसका आउटले जो है 18,100 करोड़ का रखा गया था। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो अराउंड 45,000 करोड़ का था एसीसी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए। यह फैसिलिटेट करेगा डिमांड क्रिएशन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का और बैटरी स्टोरेज का भारत में। नेट सेविंग जो है इससे 2,50,000 करोड़ का होगा ऑयल इंपोर्ट का। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है आपका 20,000 करोड़ का हर एक साल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएन ग्लोबल कांग्रेस विक्टिम ऑफ टेररिज्म 2022। तो यूएन ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म 2022 इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट यूएन ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म वाज हेल्ड इन यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क so that victim can share their experiences, challenges, story of resilience and contribution in a socially connected setting। जो पहला यूएन ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म है ये आपका कहाँ पे हुआ? तो ये आपका यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ। कब? तो 2022 पे। इसमें जो विक्टिम है वो शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, चैलेंजेस को, स्टोरी को, रेसिलेंस और कंट्रीब्यूशन का सोशली कनेक्टेड सेटिंग पे। इंडिया इनिशिएटेड द कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म येट टू बी अडॉप्टेड बाय द यूएन बॉडी। और इंडिया ने इनिशिएट किया है कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को, लेकिन अभी भी ये अडॉप्ट नहीं किया गया है यूएन बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईएनएस टार्कस मिशन। पीआईबी का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानेंगे हम आईएनएस टार्कस मिशन के बारे में। Reinforcing the Indian Navy commitment to maritime security, INS Tarkus is currently mission deployed in the Gulf of Guiana for anti-piracy operation। रिइंफोर्स करते हुए इंडियन नेवी के कमिटमेंट को मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आईएनएस टार्कस को करंटली मिशन के तौर पर डिप्लॉय किया गया है गल्फ ऑफ ग्वेना पे एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए। As a part of deployment, the ship undertook joint maritime exercise with Nigerian Navy patrol ship NNH Kano, Osun, Sokoto and Nuguru। जो ये डिप्लॉय किया गया है शिप जो है वो ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है नाइजेरियन नेवी का पेट्रोल शिप एनएनएस कैनो, ओसुम, सोकोटो और नुगुरु के साथ। The exercise marked the first joint operational deployment by India and Nigeria in support of anti-piracy operation in the Gulf of Guiana। और ये जो एक्सरसाइज है ये पहला ज्वाइंट ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट है भारत और नाइजीरिया के बीच में, जो कि सपोर्ट कर रहा है एंटी पायरेशन ऑपरेशन को गल्फ ऑफ ग्वेना पे। आईएनएस टार्कस के बारे में हम जान ले। आईएनएस टार्कस इज द सेकंड तलवार क्लास फ्रैगेट कंस्ट्रक्टेड फॉर द इंडियन नेवी। शी वाज बिल्ट एट द यांटर शिपयार्ड इन कलिंगराड, रशिया। जो आईएनएस टार्कस है यह सेकंड तलवार क्लास फ्रैगेट है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था इंडियन नेवी के लिए। ये जो आपका यांटर शिपयार्ड जो है कलिंगराड, रशिया में, वहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कंसिक्वेंस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। क्या कंसिक्वेंस होगा जो डिक्लाइन हो रहा है फर्टिलिटी, तो इसके स्टेटस को समझेंगे, फिर इंडिया से रिलेटेड जो इसका है उसको कंसिडर करेंगे। ग्लोबल पॉपुलेशन कुड ग्रो टू अराउंड 8.5 बिलियन इन 2030। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ये आपका ग्रो करेगा अप्रोक्सीमेटली 8.5 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। एवरेज ग्लोबल फर्टिलिटी जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है पास्ट 20 ईयर से। The average number of children per woman in the reproductive age group had declined from an average of 5 children per woman in 1951 to 2.4 children in 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट है इसके अनुसार जो एवरेज नंबर है चिल्ड्रन का पर वुमेन का रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में वो डिक्लाइन किया है। जो पहले एवरेज था आपका 5 चिल्ड्रन पर वुमेन का 1951 में, ये गिर के आपका 2.4 चिल्ड्रन हो गया 2020 पे। जो मोस्ट एडवांस इकोनॉमी है वहां पे फर्टिलिटी रेट जो है वो बिलो रिप्लेसमेंट रेट है, यानी 2.1 से भी कम है। साउथ कोरिया पे ये आपका लोवेस्ट है, 1.05 चिल्ड्रन है पर वुमेन के लिए। इंडिया की अगर हम बात करें, इन इंडिया द करंट फर्टिलिटी रेट ऑफ अवर इंडिया इज 2022 इज 2.159 बर्थ पर वुमेन। भारत में जो करंट फर्टिलिटी रेट है 2022 में वो 2.159 बर्थ है पर वुमेन के लिए। As reported by National Family Health Survey 2021, only 5 states have a fertility rate above replacement rate: बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। और जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 में बताया गया कि सिर्फ 5 स्टेट ही ऐसे हैं जहां पे फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से अधिक है। जैसे बिहार में 3 है, मेघालय पे 2.9 है, उत्तर प्रदेश में 2.4, झारखंड में 2.3 और मणिपुर पे 2.2। रीजन फॉर स्टडी डीप इन फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। क्या रीजन है जो बहुत ज्यादा सारा डिक्लाइन देखा गया फर्टिलिटी रेट में भारत में? तो जो इंक्रीज यूज हुआ है कॉन्ट्रासेप्शन का, जो मोर ईयर हुआ है एवरेज स्कूलिंग का, जो बेटर हेल्थ केयर है और जो इंक्रीज हुआ है मीन मैरिज एज वुमेन का, ये सारे रीजन है डीप के लिए फर्टिलिटी रेट में भारत में। लोअर फर्टिलिटी रेट कैन बी व्यूज एट बोथ अकाउंट एंड कंसिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और लोअर फर्टिलिटी रेट को देखा जा सकता है एक काउज और कंसिक्वेंस के तौर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लोअर फर्टिलिटी इंपैक्ट करेगा वुमेन के एजुकेशन को पॉजिटिवली, जिसके कारण लोअर फर्टिलिटी होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, फर्टिलिटी ड्रॉप और इनकम क्या होगा, राइज होगा। द स्पाइरल ऑफ लोअर फर्टिलिटी
lead to a window of time when the ratio of working age population is higher than that of dependent age group. और जो स्पाइरल है लोअर फर्टिलिटी का, इसके कारण समय मिलेगा, जो रेशियो होगा वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो हायर हो जाएगा डिपेंडेंट एज ग्रुप के कंपैरिजन पे. दिस हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन द वर्कफोर्स बूस्ट इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, गिव द हायर लेवल ऑफ सेविंग ड्यू टू लोअर डिपेंडेंस. और ये जो हाई प्रोपोर्शन होगा पीपल का वर्कफोर्स का, ये बूस्ट करेगा इनकम को, इन्वेस्टमेंट को, ये हायर लेवल सेविंग का प्रोवाइड करेगा लोअर डिपेंडेंस के कारण. नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ फॉलिंग फर्टिलिटी रेट, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी है, उसको भी हम समझेंगे. A fall in fertility rate beyond replacement level would have a negative effect on the proportion of the working population, which in turn will affect output in an economy. जो फॉल होगा फर्टिलिटी रेट पे बियॉन्ड रिप्लेसमेंट लेवल का, ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा प्रोपोर्शन पे वर्किंग पॉपुलेशन का, जो कि लास्टली अफेक्ट करेगा आउटपुट पे इकोनॉमी का. जापान पहला कंट्री था जिसने एक्सपीरियंस किया इस इम्प्लीकेशन को फॉलिंग फर्टिलिटी रेट के कारण. जो इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी रेशियो है वो नियर जीरो जीडीपी ग्रोथ हो गया 1990 के बाद से. कुछ एक्सपर्ट का मानना है जो फॉलिंग फर्टिलिटी है वो डिमिनिश कर देगा क्रिएटिव कैपेसिटी को ह्यूमन काइंड का, और जो एजिंग पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होंगे. ग्लोबल इंटरेस्ट रेट नेगेटिवली जो है जो शेयर है पीपल का 50 ईयर्स में वो ऑलमोस्ट 40% हो जाएगा पॉपुलेशन का 2021 तक. सॉल्यूशन फॉर डीलिंग विद फर्टिलिटी डिक्लाइन, क्या सॉल्यूशन है ताकि डील किया जा सके फर्टिलिटी डिक्लाइन से? रिफॉर्म इन लेबर मार्केट टू इंड्यूस मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर मार्केट वुड इनकरेज वर्किंग वुमेन टू हैव मोर चिल्ड्रेन एंड नॉन वर्किंग मदर टू इंटर द लेबर मार्केट. रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है लेबर मार्केट में ताकि और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आए लेबर मार्केट में. ये इनकरेज करेगा वर्किंग वुमेन को कि वो और ज्यादा चिल्ड्रेन रखे, और जो नॉन वर्किंग वुमेन है उनको इनकरेज करे कि वो लेबर मार्केट की ओर बढ़े. पॉलिसी टू बूस्ट फर्टिलिटी, क्या पॉलिसी लाना चाहिए ताकि बूस्ट किया जा सके फर्टिलिटी को? तो जर्मनी ने एलो किया है मोर पेरेंटल लीव और बेनिफिट. डेनमार्क जो है वो ऑफर कर रहा है स्टेट फंडेड आईवीएफ को वुमेन के लिए जो कि बिलो 40 ईयर्स है. हंगरी ने भी हाल ही में नेशनलाइज कर दिया आईवीएफ क्लिनिक को. पोलैंड जो है वो मंथली कैश पेमेंट देता है पेरेंट्स को जिनका मोर देन 2 चिल्ड्रन होता है. रशिया जो है 1 टाइम पेमेंट देता है पेरेंट्स को जिनका सेकंड चाइल्ड बॉर्न होता है. कंक्लूजन से हम क्या निकाल सकते हैं? जो बेनिफिट है डेमोग्राफिक डिविडेंड का वो रीप पहुंच मिल चुका है. जो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है ये एक स्मॉलर डिवीजन विंडो के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिया के लिए. लिबरल लेबर रिफॉर्म इनकरेज करके हायर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को और हायर फोकस करके न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर ये इंश्योर करना हो कि सस्टेन लेबर सप्लाई हो और आउटपुट हो डिस्पाइट लोअर फर्टिलिटी के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल. तो हम जानेंगे एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल के बारे में. जो सिटी ऑफ वाराणसी है उसको नॉमिनेट किया गया है पहले एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पे 2022-23 के लिए. जो 22nd मीटिंग हुआ था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट का समरकंद उज्बेकिस्तान पे. तो किसको नॉमिनेट किया गया, ये मीटिंग कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो सिटी आपका वाराणसी का उसको नॉमिनेट किया गया है पहली बार एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पे 2022-23 के लिए 22nd मीटिंग के दौरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड का, जो कि आपका समरकंद उज्बेकिस्तान पे हुआ था. जो नॉमिनेशन है वाराणसी का वो पहला एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पर हुआ है. ये प्रमोट करेगा टूरिज्म को, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज को इंडिया और एससीओ मेंबर कंट्री के बीच में. ये जो है इंडिया के एंशियंट सिविलाइजेशन का जो लिंक है मेंबर स्टेट के साथ एससीओ के, स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का, उसको दर्शाएगा. वाराणसी के बारे में हम जान ले. वाराणसी जो है वो गंगा के पास है जो नॉर्थर्न इंडिया के. ये एक सेंट्रल प्लेस है पिलग्रिमेज के लिए, माउंडरिंग हिंदू वर्ल्ड के लिए. ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअली इनहेबिटेड सिटी है. जो सिटी है वहां पे लंबे समय से एजुकेशनल और म्यूजिकल सेंटर रहा है. Many prominent Indian philosopher, poet, writer and musician live or have lived in the city, and it was the place where Banaras Gharana form of Hindustani classical music was developed. In the 20th century, the Hindu Urdu writer Prem Chand and the Shehnai player Bismillah Khan were associated with the city. ये जो सिटी है वो लंबे समय से एजुकेशनल और म्यूजिकल सेंटर के तौर पर जाना गया है. बहुत सारे प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसोफर हो गए, पोएट हो गए, राइटर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, वो सब वहां पर रहे हैं इस सिटी पे. ये जो है प्लेस है बनारस घराना के लिए जहां से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक डेवलप हुआ था. 20th सेंचुरी में जो हिंदू राइटर थे प्रेमचंद और शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान वो भी एसोसिएटेड थे बनारस सिटी से. इंडिया ओल्डेस्ट संस्कृत कॉलेज बनारस संस्कृत कॉलेज वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल. और इंडिया के जो ओल्डेस्ट संस्कृत कॉलेज है बनारस संस्कृत कॉलेज, इसको फाउंड किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के दौरान पे. तो आप समझ सकते होंगे कि ये कितना पुराना और इसका कितना इंपॉर्टेंस है. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.